हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो यूजीसी नेट 2021 के प्रीवियस ईयर के सवालों पे चर्चा आपके साथ चल रही है और आज डिस्कस करने वाले हैं सवाल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस से जुड़े हुए। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं आपके लिए। आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोर्स है, टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आपकी एंड टू एंड सारी कवरेज हो जाती है आपके सिलेबस की। आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। तो चलिए, यहां पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहां पे हमें स्टेजेस दे रखी हैं और हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, कंपनी की प्रमोशन स्टेज होगी जहां पे कंपनी के जो बनाने वाले प्रमोटर लोग हैं, कंपनी बनाने का आइडिया लेकर आएंगे, उसका नाम सोचेंगे। तो ए और ई ये आपके सबसे पहले होने चाहिए। उसके बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, शेयर कैपिटल रेज की जाएगी और फिर कंपनी को स्टार्ट किया जाएगा। तो ए और ई के बाद आपके सी, बी और डी आने चाहिए और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आपको बताना है करेक्ट कोड। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नो कंपनी हैज टू फाइल एनी प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, इसे फिलहाल स्किप करते हैं। A company can ratify the contract entered into by the promoters with third parties on behalf of the company before its formation. तो कंपनी की फॉर्मेशन से पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्रमोटर ने एंटर किए हैं, उनको कंपनी रेटिफाई नहीं कर सकती है क्योंकि उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। तो प्रमोटर किसी ऐसे एंटिटी के एजेंट नहीं हो सकते जो कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर बी तो आपकी पक्का फॉल्स हो जाएगी। Date mentioned in the certificate for commencement of business is taken as the date of birth of a public company. देखो जी, कंपनी की जो डेट ऑफ बर्थ होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये वाली भी आपकी फॉल्स होगी। अब प्राइवेट कंपनी हैज टू फाइल अ सेटलमेंट की जगह यहां आना चाहिए था स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। तो यहां पे एक जो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस है ये प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता, ये पब्लिक कंपनी के लिए होता है। तो ये भी आपकी फॉल्स है। तो बी, सी और डी आपकी फॉल्स है। तो यहां पे जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 का, बी, सी एंड डी ओनली। हालांकि ऑप्शन नंबर ए के ऊपर भी आपका डिस्प्यूटेबल ओपिनियन हो सकता है, बट यहां पे जो अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 का बन रहा है। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में भी बताया था कि इससे कंपनी को एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मिल जाती है, कंपनी पैदा हो जाती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से और कंपनी को मिल जाता है सिन नंबर। और प्रोस्पेक्टस के बारे में भी कवर अप था कोर्स के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर भी, कि हर पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, ये प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। चलिए, तो यहां पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। तो आपको डैमेजेस दिए हैं और आपको इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स में दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के टाइम पे। तो ए तो आपका 3 से मैच होगा और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 तो बन ही जाएगा। स्पेशल डैमेजेस आपके इनडायरेक्ट लॉस के ऊपर दिए जाते हैं। एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपके क्वाइट हेवी इन अमाउंट होते हैं और पनिशमेंट के लिए दिए जाते हैं। और नॉमिनल डैमेजेस जो है नॉमिनल अमाउंट के होते हैं और कंपनसेशन की तरह तो ये एक्ट नहीं करते हैं। तो डी का 1 मैचिंग हो गई और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा यहां पे बन जाएगा। एंड अगेन सारे डैमेजेस आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए हुए थे, तो ये सवाल आंसर करना आपके लिए बेहद आसान था। अगला सवाल है, अ क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीड। ऑप्शंस है, व्हेन अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म्ड, when an indivisible contract for lump sum is partly performed, when a contract is discovered to be unenforceable due to some technical defect. In case of breach of contract, the aggrieved party can claim reasonable compensation for what has been done under the contract. तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना काम हो गया उसके हिसाब से पेमेंट कर दो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 3 पार्ट थे तो उसमें 3 दिन काम होना था, तो अगर 1 दिन का काम हो गया इसकी पेमेंट कर दो, 2 का हो गया 2 की कर दो, 3 का हो गया तो पूरी कर दो। तो जितना हो गया उसके हिसाब से पेमेंट कर दो। तो आपका डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, पार्टली परफॉर्म हो गया तो उतनी पेमेंट यहां पे कर देनी चाहिए। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, पूरा का पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी पूरी लमसम एक ही कंसीडरेशन है और उसको आधा परफॉर्म किया, तो उस केस में
यहां पे क्वांटम मेरिट की जो आपकी क्लेम है वो सक्सीड नहीं हो पाएगी, वो क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, और कंपनसेशन भी आपका यहाँ पे लमसम है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, और इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड क्वांटम मेरिट का कंसेप्ट भी आपके साथ कोर्स में डिस्कस किया था, तो आपको अगर इसका मीनिंग पता था, आप इसे अप्लाई करते, तो मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर मिल जाता। अगला सवाल बहुत ही आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉमिसरी नोट? आई प्रॉमिस टू पे क्यू ₹7,000 7 days आफ्टर माई मैरिज, तो कंडीशन लग गई, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी और बियरर ₹5,000, तो प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, तो इसीलिए ये भी आपका प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 ऑन सीज डेथ प्रोवाइडेड, कंडीशन लग गई, तो अब इस केस में भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। I acknowledge to be indebted to you for ₹10,000 to be paid on demand for value received, ठीक है, तो यहां पे ये आपका प्रॉमिसरी नोट बनेगा, 1, 2 और 3 तो नहीं बनेंगे, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 का बन जाएगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कोर्स में भी कवर था कि प्रॉमिसरी नोट आपके बियरर को पेबल नहीं हो सकते हैं, और ये आपके अनकंडीशनल होने चाहिए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002? इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स इन इंसिडेंटल एंड कनेक्टेड मार्केट्स, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड कनेक्ट ऑपरेशन, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। अडेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, तो ये भी कुछ मैच नहीं लग रहा है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, हाँ कंज्यूमर के इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करने ही करने हैं, तो ए और डी तो होने चाहिए। बी और सी में देखते हैं, तो बी और सी ओनली वाला ऑप्शन नंबर 4 अवेलेबल है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, और ये आंसर हमारा बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार सवाल पूछा गया है, कोर्स में भी ऑलरेडी आपके लिए कवर थे, तो सवाल आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो अब एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिसमें कुछ खास सीक्वेंस आपको बनती हुई दिखती नहीं है, बट जबरदस्ती एग्जामिनर उसे सीक्वेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये सवाल है, अब इसके अंदर पेटेंट लेना है, तो ये काम करने हैं, बट सीक्वेंस देखिए कोई बन रही है कि नहीं बन रही, तो बोल रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर ऑनर जो है वो अप्लाई करेगा, स्पेसिफिकेशन फाइल होगी फीस के साथ, फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द वर्क हु क्लेम्स टू बी ट्रू एंड फर्स्ट ओनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देखिए यहां पे तो लाइन भी पूरी कंप्लीट नहीं लग रही है। फॉर ईच इन्वेंशन सेपरेट एप्लीकेशन शेल बी मेड, तो देखो सी और डी में बात हो रही है कि कौन एप्लीकेशन लगाएगा, और ए में बात हो रही है एप्लीकेशन लगाने की, और बी में बात हो रही है एप्लीकेशन की फीस पे करने की। तो सबसे पहले होना चाहिए कि कौन एप्लीकेशन लगाएगा, तो सी और डी पहले आ जाएंगे, और उसके बाद आएगा कि आप एप्लीकेशन लगा देंगे और उसकी फीस दे देंगे, वो बाद में आ जाएगा, तो एप्रोप्रिएट सीक्वेंस आपके ऑप्शन नंबर 2 ही बन रही है। बट अनएक्सपेक्टेड सा सवाल लगा, जो कि थोड़ा सा मुझे लगा अटपटा है, बट आपको क्या लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आती है, उनके बारे में कुछ बताया गया है, उसकी मैचिंग करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी, फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, फिर सिंबॉलिक डिलीवरी, और लास्ट में आ गया आपका नॉर्मल डिलीवरी लिख दिया सिंपली। तो अगर मैं एक्चुअल डिलीवरी को मैच करूंगा, तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है कि आपने फिजिकली सामान को हैंड ओवर किया, तो आपका ए 2 से मैच होना चाहिए, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 से मैचिंग तो बनी जाएगी आपकी। और इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो कोई थर्ड पर्सन है, वो अब आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा है, पहले किसी और के बिहाफ पे कर रहा था, उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गई, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का क्या मतलब होता है? सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर आप जो है किसी सामान के पोजीशन लेने का तरीका जो है वो सामने वाले को दे देते हैं, जैसे आपने गोडाउन की चाबी उसे दे दी, तो ऐसा कुछ कर दिया आपने। और डिलीवरी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है, डी आपका 3 से मैच हो जाएगा, और करेक्ट मैचिंग हमारी ऑप्शन नंबर 2 में बन जाएगी। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी टाइप्स ऑफ डिलीवरी कोर्स में कवर्ड थी, तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला सवाल है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट टू द कंपटीशन कमीशन बाय अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉम्बिनेशन शेल बी बिटवीन। तो यहां पे अब आपका जो बिजनेस लॉस है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस है, उससे जुड़े हुए पेनल्टीज के ऊपर सवाल भी देखने को मिल रहे हैं, तो अब से हमें इन पे भी खास ध्यान देना होगा।
तो सवाल यहाँ पे है कि कितनी पेनल्टी लगाएगा हमारा कंपटीशन कमीशन अगर आप उसे कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं। आप कॉम्बिनेशन में एंटर कर रहे थे और आपने कोई गलत जानकारी उसे दे दी तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो ये पेनल्टी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। एंड ये पेनल्टी वाला जो पॉइंट है इट वाज कवर्ड इन एवर स्टडी नोट्स, तो वहां से अगर आपने पढ़ा होता तो यू कुड हैव आंसर्ड इट। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग अ सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? Legal recognition of electronic documents, any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such property, legal recognition of digital signature, justice dispensation system for cyber crime। तो बता रहे हैं कि नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो आपके 1, 3 और 4 ये तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक और साइबर और डिजिटल वाले हैं, तो ये तो बिल्कुल इसके अंदर ही आएंगे, एसेंस है आईटी एक्ट के। बट जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला ये इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कोर्स में भी कवर था कि आईटी एक्ट 2000 जो है वो इन चीजों पे अप्लाई नहीं करता, और इसमें ये भी बताया था कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपका आईटी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पर्सन अंडर सेक्शन 17(1)। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन 17(1) के अंदर पर्सन की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड होता है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, ओपी सभी आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। एंड ये कोर्स में भी कवर था कि पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल था ये। चलिए, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। आपको करेक्ट कोड यहां पे आइडेंटिफाई करना है। तो एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है आपका, और एडवर्टीजमेंट के टैक्सेस हैं, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सभी आपके जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए हैं। और ये क्वेश्चन का कोई आंसर दिया नहीं था ऑफिशियली, पहले कोई आंसर आया था बट फाइनल की में इसका कोई आंसर दिया ही नहीं था, तो कोई भी आंसर इसका यहाँ पे नहीं बनने वाला। ये सारी चीजें जो है जीएसटी ने रिप्लेस कर दी थी। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एवर स्टडी कोर्स में कवर्ड था कि सारे टैक्सेस को जिन जिन को सब्स्यूम किया गया जीएसटी के अंदर उनकी लिस्ट पूरी आपको प्रोवाइड की गई थी। अगला सवाल है कि माइनर ने एक लोन लिया 4000 का बी से ड्यूरिंग माइनॉरिटी, ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी उन्होंने एक फर्दर लोन लिया ₹3000 का, और यहां पे उन्होंने कंबाइंड प्रॉमिसरी नोट 7000 का इश्यू कर दिया दोनों लोन्स के लिए। अब आपको बताना है ये वैलिड होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर आप इसे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो आपको नॉर्मली क्या लगता है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो माइनर का है तो उसे बाद में भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका वैलिड नहीं होना चाहिए। बट प्यारे दोस्तों, इस सवाल में एक बहुत ही प्यारा सा ट्विस्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे। देखो, ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली तो आप जानते हैं कि मेजॉरिटी अटेन करने पे वो रेटिफाई नहीं कर सकता है, बट अगर कुछ फ्रेश कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाए तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक माइनर ने 10,000 रुपीज बोरो किए किसी पर्सन से, और जब वो माइनर थे तब बोरो किए, और उसके बदले एक प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर दिया, और जब वो मेजर हो गए तो उन्होंने उसके लिए एक फ्रेश प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया। तो इस केस में तो हम जानते हैं कि इस केस में तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि बाद में भी रेटिफाई नहीं कर सकते। बट अगर केस कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे माइनर ने इनिशियली 10,000 लोन लिया था माइनॉरिटी के टाइम पे, मेजर होने पे एक और 10,000 का लोन लिया, और कंबाइंड 20,000 का प्रॉमिसरी नोट मेजॉरिटी के टाइम पे दे दिया सामने वाले पर्सन को। तो अब इस केस में मेजॉरिटी होने पे, मेजर बनने पे माइनर को कुछ कंसिडरेशन मिला है, माइनर को कुछ फायदा मिला है, जिसके बदले वो सामने वाले पर्सन को कुछ पैसे देने वाला है, चाहे वो ज्यादा पैसे देने वाला है, बट कुछ फायदा माइनर को मिल गया, कुछ कंसिडरेशन तो माइनर को मिल ही गई है। तो इस केस में हम इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वैलिड हो जाएगा। तो अगर माइनर से आपने पैसे निकलवाने हैं, आपने माइनॉरिटी के टाइम पे कुछ पैसे दिए हुए हैं, तो अब आप क्या कीजिए, अब आप उसको कुछ थोड़े पैसे और दीजिए और टोटल अमाउंट का प्रॉमिसरी नोट बनवा लीजिए, तब वो आपका वैलिड माना जाएगा। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट। ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन, सही बात है जी। सेटअप सिस्टम एंड मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट पीपल्स इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ये भी सही है। मिनिमाइज करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन पब्लिक ऑफिसेस एंड इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी आपका सही है। तो सारे आरटी एक्ट के बारे में सही स्टेटमेंट्स हैं, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2।
एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आरटी एक्ट के सारे जो प्रोविजंस हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे आपके साथ कोर्स में भी कवर्ड थे और आप इस सवाल को आसानी से आंसर कर सकते थे। Which one of the following state taxes have not been replaced by GST? तो कौन से स्टेट टैक्सेस को रिप्लेस नहीं किया है ये आपको बताना है। तो लग्जरी टैक्स को रिप्लेस कर दिया है, परचेज टैक्स को भी कर दिया है, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को भी कर दिया है। ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो है इसको नहीं किया है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। सो आप देख सकते हैं कौन से टैक्सेस को सब्स्यूम किया, ये सारी लिस्ट आपको कोर्स में भी प्रोवाइड की गई थी। चलिए, तो यहां पे सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी विल अप्लाई? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आपके कौन से केसेस में अप्लाई करेगी? तो इसका मतलब होता है कि अगर अब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा। तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी नोन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और सिविल डिस्टर्बेंस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है तभी आपकी ये अराइज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर बनेगा। अगर केवल कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, यानी कि सामान थोड़ा सा महंगा मिल रहा है ऐसा कुछ है, या परफॉर्मेंस करने में कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही है, तो वो सब आपके वो सब रीजन नहीं होते डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, नोट्स में आपको कवर था कि कब आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट्स आपके यहां पे कवर थे, तो इस सवाल में मुझे नहीं लगता आपको कोई खास दिक्कत आनी चाहिए थी। चलिए, मैच द फॉलोइंग का सवाल है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको करनी है जी मैचिंग। तो यहां पे एक्शनेबल क्लेम, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड और फ्यूचर गुड। तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड को मैच कर लो, इसी से बात बन जाएगी। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स होंगे आपके? सर एग्जिस्टिंग गुड्स तो वो गुड्स होंगे जो कि एग्जिस्टेंस में हैं। तो यहां पे गुड्स ओन्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ये एग्जिस्टिंग हो जाएंगे। फ्यूचर कौन से होंगे? जो अभी मैन्युफैक्चर करने हैं, तो डी आपका 1 से मैच हो जाएगा, तो C2 और D1, तो ऑप्शन 4 आंसर बनेगा। एक्शनेबल क्लेम आपके जो आप रिकवर कर सकते हैं सूट फाइल करके कोर्ट ऑफ लॉ में। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब है कि आप गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे डिलीवर करना है, तो ये सब आपकी मैचिंग हो जाएगी और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बन जाएगा। एंड अगेन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स आपके साथ डिस्कस किए थे कोर्स में, तो सवाल आपको आसान ही लगा होगा। चलिए, तो सवाल है, अरेंज इन द सीक्वेंस स्टेप्स इन द प्रोसीजर फॉर कॉलिंग अ स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो अब स्टैट्यूटरी मीटिंग से जुड़े हुए जो प्रोविजन है वो कंपनीज एक्ट 1956 में थे। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसे कोई प्रोविजन है ही नहीं है, तो ये सवाल मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए था। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी मीटिंग हमारी जो कंपनी की पहली मीटिंग होती थी उसे बोला जाता था, आप नोटिस भेजते थे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार होती थी, मेंबर्स की लिस्ट बनती थी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाई किया जाता था। तो ये सब काम इसके अंदर होते थे, आप इसे एक बार खुद से रीड कर लेना। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 का। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से ये रिलेवेंट नहीं है आज की डेट में, बट फिर भी एग्जामिनर ने क्यों पूछा, वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट। चलिए, तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002? तो हमारा जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये ऑब्जेक्टिव है। इंपीड एंड टॉर्मेंट कंपटीशन इन द मार्केट, तो कंपटीशन को इंपीड नहीं करना बल्कि बढ़ाना है, तो ये गलत है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर, नहीं, सेलर का नहीं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना है। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो ए और डी ऑब्जेक्टिव होंगे और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। एंड अगेन सारे ऑब्जेक्टिव्स कंपटीशन एक्ट के कोर्स में कवर थे और इस सवाल में उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस सवाल में हमें दो स्टेटमेंट्स यहां पे गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 कह रही है, पेटेंट्स आर डिफाइंड एज मोनोपोली राइट्स which one granted by the government for full disclosure of invention for a limited period of time, that is for 20 years। तो आपको गवर्नमेंट से ये मोनोपोली राइट मिल जाता है, आप गवर्नमेंट को अपनी इन्वेंशन की जानकारी देते हैं और गवर्नमेंट आपको ये पेटेंट ग्रांट कर देती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे है कि पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट इज टू encourage इन्वेंशन बाय प्रमोटिंग प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन सो एज टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो बिल्कुल यही आपका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है पेटेंट्स ग्रांट करने का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट।
एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, पेटेंट से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी आपको कोर्स में भी दी गई थी, तो सवाल में उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट। तो आपको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है जीएसटी के अंदर, ताकि आपका टैक्स ऑन टैक्स ना लगे, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस आपका ना हो। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, इन पॉइंट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी का या यूटीजीएसटी का सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे तीन टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो अगर आपका सीजीएसटी का इनपुट है तो आप उसे सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एसजीएसटी का है तो एसजीएसटी या आईजीएसटी के लिए कर सकते हैं। आईजीएसटी का सबके लिए कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सी और एस का आपस में नहीं कर सकते, सीजीएसटी का एसजीएसटी के लिए नहीं कर सकते और एसजीएसटी का सीजीएसटी के लिए नहीं कर सकते। और ये आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 2 में, तो पॉइंट नंबर 2 आपका करेक्ट नहीं होगा और यही आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी से जुड़े प्रोविजंस भी कोर्स में कवर्ड थे और बताया गया था कि आप एसजीएसटी का क्रेडिट जो है वो यहाँ पे एसजीएसटी या आईजीएसटी के लिए ही ले सकते हैं, आप उसे यूज नहीं कर सकते सीजीएसटी के लिए। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। पहली स्टेटमेंट है, लॉ प्रिज्यूम्स दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपकी जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि लॉ ऐसा प्रिज्यूम नहीं करता। लॉ कहता है कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो ऐसा प्रोवाइड करता है लॉ आपका। अ माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो ये बात सही है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, तो अनसाउंड माइंड वाला तो नहीं एंटर कर पाएगा। कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉर कैन स्यू, तो बिल्कुल कन्विक्ट नहीं कर सकता है आपका, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वाइफ कैन ऑलवेज मेक वैलिड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बाइंड हर हस्बैंड, तो वैसे भी जब ऑलवेज आ जाता है ना तो स्टेटमेंट डाउटफुल हो जाती है, तो ई वाली स्टेटमेंट भी यहां पे करेक्ट नहीं होगी। आपका बी और डी ये वाली स्टेटमेंट्स ही करेक्ट होंगी और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर बन जाएगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कोर्स में भी कवर था कि सेक्शन 11 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का वो बताता है कि कौन पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा और माइनर जो है वो नेसेसरीज के लिए लायबल हो जाता है। चलिए सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। A contract of bailment does not result when a person leaves some goods with his friend for being looked after, तो ये तो contract of bailment ही है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी। बेली हैज अ राइट ऑफ जनरल लियन, तो बेली के पास जनरल और पर्टिकुलर लियन दो राइट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट अधूरी लग रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हायरिंग ऑफ बैंक लॉकर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो आपने बैंक लॉकर लिया, उसमें कुछ सामान अपना रख दिया, तो ये बेसिकली आपने क्या कर दिया, बेलमेंट कर दिया, बैंक में आपने कुछ सामान रख दिया, तो ये आपका बेलमेंट हो सकता है। मनी डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो आपने बैंक में एफडी कराई तो ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक में आपने एफडी कराई ये बेसिकली आपने बैंक को एक लोन दे दिया, आपको वही वाले नोट तो वापस मिलने वाले नहीं है, तो इसीलिए ये एक लोन की तरह है ना कि बेलमेंट की तरह। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो बन रहा है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कोर्स के अंदर भी आपको बेलमेंट से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी दे रखी थी, जिससे आपको इस सवाल को आंसर करना थोड़ा सा आसान हो जाता। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी बाय नेसेसिटी, तो इनमें से कौन से केस के अंदर आपकी एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने वाली है, ये आपको यहां पे बताना है। तो देखो जी, आपकी एजेंसी बाय नेसेसिटी कब क्रिएट हो सकती है, जब आपकी एकदम से ऐसी नेसेसिटी अराइज हो जाए, एक्यूट एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी हो जाए, और एजेंट जो है वो बोनाफाइड ही एक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसी केस में एजेंट ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी के टाइम पे कुछ गलत फायदा उठा ले, एजेंट जो है वो रीजनेबल और प्रैक्टिसेबल कोर्स जो है वो अडॉप्ट करेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो जो 4 नंबर वाला पॉइंट है ना, बेसिकली जुड़ा हुआ है कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट हो जाता है, कब खत्म हो जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो आपने किसी को एजेंट अपॉइंट किया था किसी चीज के लिए, वो चीज ही खत्म हो गई, तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही एप्रोप्रिएट आंसर यहां पे बनेगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, एजेंसी बाय नेसेसिटी और एजेंसी कब टर्मिनेट होती है उसमें डिस्ट्रक्शन वाला पॉइंट, ये सब चीजें कोर्स में कवर थी, तो आपके लिए इस सवाल को आंसर करना बहुत आसान था।
चलिए अगला सवाल है, फर्स्ट ऑफेंस फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट कैन बी फॉर अ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर। तो देखो ये सवाल तो ना बहुत ही हाई लेवल का सवाल पूछ लिया इन्होंने। अब पेनल्टीज वगैरह इन सब पे भी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो अब सारे जो भी आपके बिजनेस लॉस हैं उनसे जुड़े हुए फाइन्स पेनल्टीज हैं उनके ऊपर आपको खास फोकस देना है, खास ध्यान देना है, क्योंकि अब इन पे भी सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। और इसका आंसर है 3 years एंड अ फाइन ऑफ ₹2 लाख। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सवाल में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन और रीजन की। असर्शन हमें दे रखी है, ए द ओनर ऑफ अ शिप बाय फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हर टू बी सी वर्दी इंड्यूसेस बी एन अंडरराइटर टू इंश्योर द शिप। तो यहाँ पे फ्रॉड का केस हो गया है। रीजन दे रखी है कि बी कैन ऑब्टेन कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी एज इट इज अ फ्रॉड ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बिल्कुल फ्रॉड है तो बी कैंसिल करा सकता है पॉलिसी को। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है और आर ए से रिलेट भी कर रही है, तो एप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही यहां पे बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इससे जुड़े हुए प्रोविजंस कोर्स में भी कवर्ड थे, तो आपके लिए सवाल को आंसर करना इजी ही रहा होगा। चलिए अगला सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेड टू बी डिस्चार्ज बाय रेसिशन when terms of the contract are altered, when a party makes novation of the contract, when a aggrieved party exercises his option to avoid the contract, when a party to a contract waives his rights under the contract, where none of the parties have performed its part for a long time and no other party has objected to it। तो आपने ये टर्म सुनी होगी, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसीशन, ये कुछ टर्म्स हैं। तो रिसीशन, नोवेशन, ऑल्टरेशन तीनों अलग अलग हैं, तो ए और बी तो यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होंगे नहीं। तो अगर आप ए और बी को एक्सक्लूड करेंगे तो वैसे ही आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 का निकल आएगा। तो अगर आपकी कोई एग्रीव्ड पार्टी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है, ऐसा राइट उसके पास अवेलेबल होता है। और अगर बहुत सा लंबा टाइम हो जाए किसी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो सी और ई ओनली ही आपका आंसर यहाँ पे बनेंगे। और अगेन माय डियर फ्रेंड्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और लैप्स ऑफ टाइम वाले प्रोविजंस कोर्स में भी आपके साथ कवर अप किए गए थे। चलिए अगला सवाल है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी और अ पिटीशन सबमिटेड टू इट। आपको करेक्ट कोड यहां पे आइडेंटिफाई करना है, पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप, कंडक्टिंग अफेयर्स इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, रिडक्शन इन मेंबरशिप एंड इनएबिलिटी टू पे डेट्स। तो अगर आप कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से इसको आंसर करेंगे तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, और जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया वो ऑप्शन नंबर 3 ही दिया। बट अब 1956 और 2003 दो कानून, हम 2013 दो लॉस हमारे पास अवेलेबल हैं और इन दोनों के प्रोविजंस को आइए एक बार देख लेते हैं। तो देखो जी, ये आपके ग्राउंड्स हैं। अगर मैं बात करूं 1956 की तो ये आपके ग्राउंड्स हैं, अगर मैं 2013 की बात करूं तो ये आपके ग्राउंड्स हैं। तो आप इन दोनों ग्राउंड्स को एक बार गो थ्रू कीजिए, रीड कीजिए, और अब आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके जो एग्जामिनेशन है पेपर में वो आपके पुराने ग्राउंड्स के ऊपर भी सवाल आ सकता है, तो अब दोनों को आपको एक बार देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्क अंडर द कॉपीराइट एक्ट। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग और ड्रामेटिक वर्क तो इंक्लूड हो जाएंगे, बट लेआउट डिजाइन जो इंटीग्रेटेड सर्किट का है वो कवर अप नहीं होगा। सो इसीलिए करेक्ट आंसर जो हमारे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कॉपीराइट से जुड़े हुए सारे प्रोविजन कोर्स में भी कवर्ड थे, ये सारी चीजें कवर है, सारे आपको ये इंक्लूजन्स बताए गए थे, तो सवाल आसान अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों पे, नेट 2021 के सवालों पे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो सॉल्व्ड कोर्स है, उसके अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो करें। आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से जुड़ी हुई या फिर आप कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।